इजराइल के इतिहास में मोशे दयान एक बहुत बड़े आदमी थे। वो देश के सबसे बड़े सैनिक अफसर थे। उनका जन्म 1915 में हुआ था। वो एक मामूली सैनिक से बहुत बड़े सिपहसालार और नेता बने। उनकी कहानी उनकी होशियारी और उनके आसपास के झगड़ों को दिखाती है। दयान हमेशा याद किए जाएंगे उनकी एक आंख पर पट्टी और इजराइल के इतिहास में उनकी अहम भूमिका के लिए। सेना में शुरुआत। मोशे दयान का जन्म 20 मई 1915 को फिलिस्तीन में गलील सागर के पास किबुत्ज डेगानिया एलेफ में हुआ था। उनके बचपन में बहुत मुश्किलें आईं, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारे। उनके माता पिता शमूएल और देवोरा दयान यूक्रेन से यहूदी अप्रवासी थे जो फिलिस्तीन में आकर बस गए थे। उन्होंने किबुत्ज को बसाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। किबुत्ज इसराइल में एक तरह का सामुदायिक गांव होता है जहां सबकी कमाई सबकी होती है और कमाए गए पैसों को गांव की बेहतरी में लगाया जाता है। ये फिलिस्तीन का पहला किबुत्ज था जिसकी स्थापना 1910 में हुई थी। दयान के शुरुआती साल आसान नहीं थे क्योंकि उनके परिवार को गलील सागर के पास की दलदली जमीन पर खेती करने में काफी दिक्कतें आईं। साथ ही उन्हें कई तरह की बीमारियों से भी जूझना पड़ा। उनके पिता मलेरिया से पीड़ित थे, उनकी मां को गुर्दे की समस्या थी और दयान खुद आंखों के संक्रमण से परेशान रहते थे। अपनी युवावस्था में दयान ने अरब समुदाय के साथ काफी समय बिताया और धारा प्रवाह अरबी भाषा सीखी। उनकी शुरुआती जिंदगी में एक दुखद घटना हुई जब एक अरब हमले में उनके पिता की मौत हो गई, जिससे उन्हें गहरा सदमा लगा। दयान ने 1910 में अपना सैन्य सफर शुरू किया। उन्होंने ब्रिटिश अधिकारी कैप्टन ऑनर्ड विंगेट से छापामार युद्ध की कला सीखी। ये महत्वपूर्ण प्रशिक्षण विशेष रात्रि स्क्वाड्रन के भीतर हुआ, जिन्हें फिलिस्तीन में अरब विद्रोही समूहों का मुकाबला करने के लिए बनाया गया था। इन स्क्वाड्रनों ने आगे चलकर एक यहूदी सेना के गठन की नींव रखी, जिसमें दयान सबसे आगे थे। 1948 में इसराइल की स्वतंत्रता की लड़ाई के दौरान दयान ने जेरूसलम क्षेत्र में एक कमांडर के रूप में अपनी सेवाएं दी। उन्होंने 1949 में जॉर्डन और इसराइल के बीच युद्ध विराम वार्ता में भी हिस्सा लिया। 1953 से 1958 तक दयान ने इस्राएली सशस्त्र बलों के प्रमुख के रूप में कार्य किया और 1956 में सिनाई प्रायद्वीप पर आक्रमण की योजना बनाकर उसका नेतृत्व किया, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। इस सैन्य अभियान ने एक कुशल कमांडर के रूप में उनकी प्रतिष्ठा को और मजबूत किया। इसराइल के आजादी की लड़ाई के दौरान उनके अनुभव बहुत ही खास थे। उन्होंने यरूशलेम मोर्चे के कमांडर के रूप में अहम भूमिका निभाई, अपने सैनिकों का पूरे हौसले और चतुराई से नेतृत्व किया। उनकी सैन्य कौशल और नेतृत्व क्षमता कम उम्र से ही साफ दिखाई दे रही थी। दयान सेना में तेजी से आगे बढ़े। दयान की बहादुरी और रणनीतिक सोच ने उन्हें अपने साथियों के बीच पहचान और सम्मान दिलाया। इस दौरान उनके अनुभव खतरे और उत्साह से भरे हुए थे, क्योंकि उन्होंने दुश्मन की सीमाओं के पीछे जाकर साहसी मिशन किए। हालांकि दयान की यात्रा चुनौतियों से भरी थी। 1939 में उन्हें और उनके साथियों को एक छोटी अरब सेना ने गिरफ्तार कर लिया। मोशे दयान को एक गैरकानूनी हगनाह कमांडरों के कोर्स में शामिल होने और अवैध हथियार रखने के लिए 10 साल जेल की सजा सुनाई गई थी। हालांकि उन्हें बाद में 1941 में रिहा कर दिया गया। इस बात पर सवाल उठाए गए कि इतनी बड़ी सेना को कैसे पकड़ा जा सकता है, और दयान को अपने पूछताछ करने वालों के साथ सहयोग करने के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा। इसके बाद वह हगनाह के एक सहायक बल में शामिल हो गए, जिसने विची सेना से लेबनान को जीतने में ब्रिटिश सेना के साथ सहयोग किया। इसी जीत के दौरान मोशे दयान की बाईं आंख चली गई। एक छत पर तैनात रहते हुए वह दूरबीन से नदी के उस पार विची फ्रांसीसी सेना को देख रहे थे। दुर्भाग्य से एक स्नाइपर ने दूर से गोली चलाई जो दूरबीन से टकराई, जिससे धातु और कांच के टुकड़े दयान की बाईं आंख में घुस गए, जिससे उन्हें बहुत चोट लगी। चोट की वजह से दयान कांच की आंख नहीं लगा सके और उन्हें एक काला आई पैच पहनना पड़ा, जो बाद में उनकी पहचान बन गया। उनके सामने आने वाली शारीरिक और मानसिक चुनौतियों के बावजूद दयान के हौसले बुलंद रहे। उन्होंने फिर से युद्ध में शामिल होने का अनुरोध किया और एक असफल नेत्र शल्य चिकित्सा भी करवाई। आंख खोने के बावजूद दयान की हिम्मत और लचीलापन अटूट रहा। उन्होंने बिना रुके सेवा करना जारी रखा, अपने साथियों का सम्मान और प्रशंसा अर्जित की। हगनाह में दयान की तरक्की बहुत तेजी से हुई। 1947 में दयान के कौशल और विशेषज्ञता के कारण उन्हें हगनाह जनरल स्टाफ में नियुक्त किया गया, जहां उन्होंने अरब मामलों पर ध्यान दिया। उनकी भूमिका में फिलिस्तीन में अनियमित अरब बलों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी इकट्ठा करने के लिए एजेंटों की भर्ती करना शामिल था। दयान की रणनीतिक सोच और मुश्किल परिस्थितियों से निपटने की क्षमता ने उन्हें हगनाह के लिए एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बना दिया। जैसे जैसे क्षेत्र में तनाव बढ़ता गया,
दयान के नेतृत्व की परीक्षा हुई। अप्रैल 1948 में उनके भाई ज़ोरिक लड़ाई में मारे गए, जिससे उनके लोगों और उनकी मातृभूमि की रक्षा करने का उनका संकल्प और भी मजबूत हुआ। कुछ ही दिनों बाद दयान को नए जीते गए हाइफा शहर में छोड़ी गई अरब संपत्ति की देखरेख की जिम्मेदारी सौंपी गई। बड़े पैमाने पर लूटपाट को रोकने के लिए दयान ने एक तरीका निकाला जिसमें सेना द्वारा उपयोग की जा सकने वाली कोई भी चीज हगनाह गोदामों में रखी जाती थी, जबकि बाकी को यहूदी खेती करने वालों के बीच बांटा जाता था। इस फैसले ने व्यवस्था बनाए रखने और संसाधनों का सही इस्तेमाल सुनिश्चित करने के लिए दयान की प्रतिबद्धता को दिखाया। लेकिन मई 1948 में दयान का नेतृत्व वास्तव में चमका। जॉर्डन घाटी क्षेत्र की कमान संभालने पर उन्हें एक कठिन चुनौती का सामना करना पड़ा, क्योंकि सीरियाई सेना गलील सागर के दक्षिण में आगे बढ़ रही थी। 9 घंटे की लड़ाई में दयान की सेना ने अटूट साहस और दृढ़ संकल्प दिखाया और सीरियाई सेना को आगे बढ़ने से रोकने में सफल रही। दयान के असाधारण नेतृत्व को देखते हुए उन्हें 89वीं बटालियन का पहला कमांडर नियुक्त किया गया, जो सदेह के बख्तरबंद ब्रिगेड का हिस्सा थी। सेना की अन्य इकाइयों जैसे गोलानी और किरियाती ब्रिगेड से स्वयंसेवकों की भर्ती के उनके नए तरीकों ने उनके कमांडरों को हैरान कर दिया, लेकिन यह बहुत प्रभावी साबित हुआ। हालांकि दयान के करियर में कुछ विवाद भी रहे। जून 1948 में ऑपरेशन डैनी के दौरान उनकी बटालियन ने लॉर्ड में एक छोटा सा हमला किया, जिसमें उनके 9 आदमी मारे गए। फालुजा के पास कराटिया पर कब्जा करने के दौरान केवल 2 घंटे बाद अपने सैनिकों को वापस बुलाने के उनके फैसले की गिवती कमांडर शिमोन अविदान ने आलोचना की। इन आलोचनाओं के बावजूद एक निडर और चतुर सैन्य नेता के रूप में दयान की शोहरत बढ़ती रही। 23 जुलाई 1948 को जनरल स्टाफ के विरोध के बावजूद डेविड बेन गुरियन ने दयान को यरूशलेम के यहूदी नियंत्रित इलाकों का सैन्य कमांडर नियुक्त किया। यह नियुक्ति दयान के करियर में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई, जिसने उनकी आने वाली कामयाबियों का रास्ता खोला। इस्राएल देश के बनने के बाद बहुत से लोगों ने इस बात पर सवाल उठाया कि क्या यहूदी लोगों को फिलिस्तीनी इलाकों में बसना चाहिए, लेकिन मोशे दयान ने कहा कि यह जमीन उनके लिए भी घर थी। मोशे दयान का सैन्य करियर लगातार नई ऊंचाइयों पर पहुंचता रहा। उनकी चतुराई और अटूट हौसले ने सैन्य नेताओं और राजनेताओं का ध्यान खींचा, जिसके कारण उन्हें 1953 में इस्राएल रक्षा बलों IDF का चीफ ऑन ऑफ स्टाफ बनाया गया। सेनाध्यक्ष के रूप में दयान के सामने नए देश की सुरक्षा और रक्षा को पक्का करने का बड़ा काम था। उन्होंने बिना समय गंवाए अपने विचारों को लागू किया और इस्राएली सेना को एक मजबूत लड़ाकू बल में बदल दिया। उनके नेतृत्व में इस्राएली सेना का बहुत विकास और विस्तार हुआ, जिससे उसे इस्राएल की सीमाओं की रक्षा के लिए जरूरी हथियार और क्षमताएं मिली। मोशे दयान का सैन्य करियर कई बड़ी उपलब्धियों से भरा रहा, जिसमें स्वेज संकट और सिनाई अभियान में उनकी भागीदारी भी शामिल है। मिलिट्री अचीवमेंट्स। 1956 में स्वेज संकट के दौरान जब मिस्र के राष्ट्रपति गमाल अब्देल नासिर ने स्वेज नहर को अपने देश की संपत्ति बनाया, तब मुश्किल खड़ी हो गई। स्वेज नहर दुनिया भर के व्यापार के लिए एक जरूरी रास्ता था। इस कदम से इस्राएल के साथ साथ फ्रांस और ब्रिटेन को भी खतरा था। इसके जवाब में इस्राएल, फ्रांस और ब्रिटेन ने स्वेज नहर पर फिर से कब्जा करने के लिए एक गुप्त समझौता किया। दयान ने सैन्य अभियान की योजना बनाने और उसे अंजाम देने में बहुत बड़ा रोल निभाया, जिसे 1956 के सिनाई प्रायद्वीप पर हमले के रूप में जाना जाता है। 29 अक्टूबर 1956 को इस्राएली सेना ने सिनाई प्रायद्वीप में मिस्र की सेना पर एक साथ हमला किया। दयान के नेतृत्व और चतुराई की वजह से यह अभियान सफल रहा। इस्राएली सेना ने जल्दी ही मिस्र के प्रतिरोध पर काबू पा लिया और सिनाई में आगे बढ़ते हुए महत्वपूर्ण जगहों पर कब्जा कर लिया और दुश्मन सेना को कमजोर कर दिया। सिनाई प्रायद्वीप पर 1956 के हमले ने दयान के सैन्य करियर में एक नया मोड़ दिया और एक कुशल सैन्य कमांडर के रूप में उनकी पहचान को मजबूत किया। जटिल सैन्य अभियानों को सटीकता और कुशलता से योजना बनाने और अंजाम देने की उनकी क्षमता ने उन्हें अपने साथियों का सम्मान और प्रशंसा दिलाई। इस हमले की कामयाबी ने न केवल दयान के सैन्य कौशल को दिखाया, बल्कि इस्राएल के अपने हितों की रक्षा और अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के इरादे को भी दिखाया। इसने पूरी दुनिया को एक स्पष्ट संदेश दिया कि इस्राएल के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता और खतरा होने पर वह अपनी रक्षा करेगा। 1966 में प्रकाशित डायरी ऑन ऑफ द सिनाई कैंपेन नाम के दयान के संस्मरण घटनाओं का सीधा विवरण देते हैं और उनकी रणनीतिक सोच और निर्णय लेने की क्षमताओं पर प्रकाश डालते हैं। संस्मरण एक सैन्य प्रतिभा के दिमाग की एक झलक पेश करते हैं और युद्ध की पेचीदगियों में मूल्यवान जानकारी देते हैं। सिनाई क्षेत्र पर यह जीत दयान के करियर में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी और इसने एक सैन्य हीरो के रूप में उनकी स्थिति को और मजबूत किया।
इस अभियान के दौरान उनके नेतृत्व और चतुराई ने भविष्य की सैन्य सफलताओं के लिए रास्ता तैयार किया और उन्हें इस्राएल के लोगों के लिए सुरक्षा और ताकत के प्रतीक के रूप में स्थापित किया। अपने पूरे करियर के दौरान दयान की रणनीतिक समझ और चतुराई उनके सैन्य फैसलों में साफ दिखाई देती थी। वह मुश्किल हालात का विश्लेषण करने और चुनौतियों से पार पाने के लिए नए नए तरीके निकालने की अपनी क्षमता के लिए जाने जाते थे। उनके सैन्य कारनामों का दुनिया भर के सैन्य इतिहासकारों और रणनीतिकारों द्वारा आज भी अध्ययन और सम्मान किया जाता है। युद्ध के बाद का करियर। मोशे दयान ने इस्राएल के लिए बहुत कुछ किया। वो सिर्फ एक सैनिक ही नहीं थे। सेनाध्यक्ष का काम छोड़ने के बाद दयान ने राजनीति और कूटनीति की दुनिया में कदम रखा। उनका राजनीतिक करियर भी उतना ही महत्वपूर्ण था जितना उनका सैन्य करियर, क्योंकि उन्होंने इस्राएल की विदेश नीति को आकार देने में बहुत बड़ा रोल निभाया। 1959 में दयान इस्राएल लेबर पार्टी के एक हिस्से मपाई के सदस्य के रूप में संसद के लिए चुने गए। उनका राजनीतिक करियर तेजी से आगे बढ़ा और उन्हें उनके गुरु प्रधानमंत्री डेविड बेन गुरियन ने कृषि मंत्री बनाया। इस भूमिका में दयान ने इस्राएल के खेतीबाड़ी के क्षेत्र को आगे बढ़ाने और नया रूप देने पर ध्यान दिया, जिससे पैदावार बढ़ाने के लिए नई तकनीकें अपनाई। हालांकि उनकी राजनीतिक यात्रा आसान नहीं थी। 1964 में बेन गुरियन और नए प्रधानमंत्री लेवी एशकोल के बीच राजनीतिक झगड़े के दौरान उन्होंने कृषि मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। इसने दयान के राजनीतिक करियर में एक मोड़ ला दिया, क्योंकि उन्होंने 1965 में शिमोन पेरेस के साथ मिलकर रफी पार्टी बनाई। दयान के राजनीतिक साथी बदलते रहे, जिससे पता चलता है कि वो अपने देश के लिए सबसे अच्छा करने के लिए प्रतिबद्ध थे। 1967 में जब इस्राएल के अरब पड़ोसियों के साथ युद्ध होने वाला था, दयान को रक्षा मंत्री बनाया गया। सेनाध्यक्ष यित्ज़हाक राबिन के साथ उन्होंने 6 दिन के युद्ध के दौरान सेना का नेतृत्व किया, जो 5 जून से 10 जून 1967 तक चला। 6 दिन का युद्ध इस्राएल के इतिहास में एक बड़ा मोड़ था और दयान की अगुवाई ने इस्राएली सेना की जीत में बहुत बड़ा रोल निभाया। उनकी रणनीतिक योजना और तेज फैसलों ने इस्राएल को कई क्षेत्रों पर कब्जा करने में मदद की, जिसमें सिनाई प्रायद्वीप, वेस्ट बैंक और गोलन हाइट्स शामिल थे। दयान की कमान के तहत इस्राएली सेना ने मिस्र, जॉर्डन और सीरिया पर हमला किया, उनकी हवाई सेनाओं को नष्ट कर दिया और महत्वपूर्ण इलाकों पर कब्जा कर लिया। दयान की समझ और तेज फैसलों ने सुनिश्चित किया कि इस्राएल इस संघर्ष से जीत कर निकले, अपनी सीमाओं का विस्तार करे और क्षेत्र में अपनी स्थिति मजबूत करे। 1967 में 6 दिन के युद्ध के दौरान मोशे दयान ने यूएसएस लिबर्टी नाम के एक अमेरिकी जहाज पर हमला करने का विवादास्पद फैसला लिया। यूएसएस लिबर्टी मिस्र के तट से दूर अंतर्राष्ट्रीय पानी में था जब इस्राएली सेना ने उस पर हमला किया। इस हमले में 34 अमेरिकी नाविक मारे गए और 170 से ज्यादा घायल हुए। यूएसएस लिबर्टी पर हमले के बाद अलग अलग कहानियां सामने आईं और पूरी सच्चाई सामने नहीं आई। इस्राएली सरकार ने पहले दावा किया कि यह हमला गलती से हुआ था और उन्हें लगा कि जहाज मिस्र का है। हालांकि इस बात पर हमले में बचे लोगों, जहाज के कर्मचारियों और स्वतंत्र जांचकर्ताओं ने सवाल उठाए। कई लोगों का मानना है कि यूएसएस लिबर्टी पर हमला इस्राएली सेना ने जानबूझकर किया था ताकि जहाज 6 दिन के युद्ध के दौरान उनकी बातचीत को न सुन सके। कुछ सिद्धांतों का कहना है कि जहाज को इस्राएल की कुछ गुप्त योजनाओं या कामों का पता चल गया होगा जिन्हें वो छिपाना चाहते थे। ये सिद्धांत हालांकि साबित नहीं हुए हैं, लेकिन इस घटना को लेकर अटकलें और विवाद पैदा करते रहे हैं। संयुक्त राज्य सरकार ने यूएसएस लिबर्टी पर हमले की आधिकारिक जांच की, जिसे लिबर्टी घटना के रूप में जाना जाता है। हालांकि जांच के नतीजे बहस का विषय रहे हैं और हमले का कोई पक्का कारण नहीं बता पाए हैं। आधिकारिक तौर पर कहा गया कि हमला गलत पहचान की वजह से हुआ, लेकिन कई लोगों ने इस बात पर सवाल उठाया है। 6 दिन के युद्ध के दौरान दयान के नेतृत्व ने न सिर्फ इस्राएल की सुरक्षा और उसकी जमीन को बचाया, बल्कि उन्हें इस्राएल के नए राज्य के दुनिया भर में एक प्रतीक के रूप में भी स्थापित किया। दयान की रणनीतिक समझ युद्ध के मैदान से परे भी थी। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समर्थन बनाए रखने और फालतू के झगड़े से बचने के महत्व को समझा। उनके कूटनीतिक प्रयासों ने सैन्य उद्देश्यों और राजनीतिक वास्तविकताओं के बीच संतुलन बनाने में मदद की। विवाद और आलोचनाएं। युद्ध के बाद मोशे दयान ने इजराइल द्वारा जीते गए इलाकों का कामकाज संभाला। उनके एक और फैसले ने बहुत बवाल मचाया। वो था यरूशलेम में टेम्पल माउंट को लेकर। 1967 में 6 दिन चले युद्ध में इजराइल ने यरूशलेम का पुराना हिस्सा जीत लिया था, जिससे उनकी सेना का हौसला बढ़ा और देश को जीत मिली। Israeli Prime Minister Levi Eshkol must be the proudest man in the world, especially when he entered into the Jordanian sector of Jerusalem and to stand before the Wailing Wall. To world jury, a deeply emotional occasion of great historic importance.
लेकिन दयान ने टेम्पल माउंट का नियंत्रण मुसलमानों की एक अंजुमन वक्फ को दे दिया, जबकि ये जगह यहूदियों के लिए बहुत पवित्र है। इस फैसले से बहुत से इजरायली लोग नाराज हुए, क्योंकि उनका मानना था कि इस जगह पर यहूदियों का ही पूरा हक होना चाहिए। टेम्पल माउंट, जिसे अरबी में हराम अल शरीफ कहते हैं, ये जगह यहूदियों और मुसलमानों दोनों के लिए बहुत मायने रखती है। माना जाता है कि यहीं पहले और दूसरे यहूदी मंदिर थे और यहीं अल-अक्सा मस्जिद और डोम ऑन ऑफ द रॉक भी हैं। इस जगह पर किसका राज चले, ये सदियों पुराना झगड़ा है और दयान के फैसले ने इस पर और तेल डाल दिया। दयान ने वक्फ को ये जगह इसलिए दी क्योंकि वो पुराने हालात बदलना नहीं चाहते थे और झगड़ा बढ़ाने से बचना चाहते थे। उन्हें लगा कि वक्फ को ये जगह देने से यहूदियों और मुसलमानों के बीच लड़ाई कम होगी, लेकिन बहुत से इजरायली इससे खुश नहीं थे। उन्हें लगा कि दयान ने यहूदियों के हक मार दिए और मुसलमानों को इस जगह पर हुक्म चलाने का मौका दे दिया। कुछ लोगों को यह भी लगा कि ये पूरे यरूशलेम पर इजराइल का हक जताने का एक अच्छा मौका था, जो हाथ से निकल गया। 6 दिन के युद्ध के बाद इजराइल ने पूर्वी यरूशलेम पर कब्जा कर लिया था, जिसमें पुराना शहर भी था जो पहले जॉर्डन के पास था। बहुत से इजरायलियों ने इसे टेम्पल माउंट पर यहूदियों का हक जमाने और पूरे शहर पर इजराइल का राज्य पक्का करने का एक सुनहरा मौका समझा था। दयान के फैसले का कुछ लोगों ने साथ भी दिया। उनका कहना था कि वक्फ को ये जगह देने से दयान ने धर्मों की इज्जत करने और साथ रहने की मिसाल पेश की है। उनका मानना था कि इस तरह मिलजुल कर इस जगह को संभालने से यहूदियों और मुसलमानों के बीच समझ बढ़ेगी और शांति कायम रहेगी। लेकिन दयान के इस फैसले पर झगड़ा आज तक बदस्तूर जारी है। इस जगह को लेकर दोनों तरफ से तनाव बना रहता है और कभी-कभी हिंसा भी भड़क जाती है। यहूदियों के लिए इस जगह पर जाना आसान नहीं है और कई बार यहूदी और मुस्लिम लोगों के बीच झड़पें भी हो चुकी हैं। ये एक बहुत ही पेचीदा और नाजुक मामला है, जिसका कोई आसान हल अभी तक नहीं दिख रहा है। इस युद्ध के दूसरे बुरे नतीजे भी हुए, जो आज तक इस इलाके को प्रभावित कर रहे हैं। इन जगहों पर कब्जा करने से सियासी और मानवीय समस्याएं पैदा हो गईं, जो आज तक इस इलाके के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। 1973 में एक बार फिर मोशे दयान की बहुत आलोचना हुई, जब मिस्र और सीरिया ने योम किप्पुर, जो यहूदियों का सबसे पवित्र दिन है, पर अचानक से इजराइल पर हमला कर दिया। इस हमले से इजराइल की सेना और खुफिया तंत्र की कमजोरियां सामने आईं, जिससे बहुत से लोग मारे गए और शुरुआत में इजरायली सेना को हार का मुंह देखना पड़ा। योम किप्पुर युद्ध, जिसे अक्टूबर युद्ध भी कहते हैं, इजराइल और मिस्र सीरिया के नेतृत्व में कई अरब देशों के बीच हुआ था। ये 6 अक्टूबर 1973 को शुरू हुआ, जब सबने मिलकर इजराइल की सिनाई प्रायद्वीप और गोलन हाइट्स में सैन्य ठिकानों पर हमला किया। अरब देश 1967 के 6 दिन के युद्ध में इजराइल से हारे हुए इलाके वापस लेना चाहते थे। दयान की इस बात के लिए बहुत आलोचना हुई कि वो देश को इस हमले के लिए तैयार नहीं रख सके और जनता बहुत नाराज हुई। लेकिन इन सब आलोचनाओं के बावजूद दयान ने हिम्मत नहीं हारी और अपनी हार की जिम्मेदारी ली। उन्होंने हालात सुधारने के लिए जी जान से मेहनत की। इस युद्ध में उनकी नेतृत्व क्षमता की वजह से इजराइल की हार जीत में बदल गई। युद्ध खत्म होने के बाद दयान को बहुत आलोचना का सामना करना पड़ा और लोगों ने उन्हें इस्तीफा देने के लिए कहा। बहुत से लोगों का मानना था कि वो इजराइल के लोगों की हिफाजत करने में नाकाम रहे और उनके फैसलों की वजह से बहुत से सैनिक मारे गए। फिर भी कुछ साल बाद मंत्री पद से इस्तीफा देने से पहले तक दयान अपने पद पर बने रहे। 1974 में यित्जहाक राबिन गोल्डा मीर के बाद प्रधानमंत्री बने और दयान को कैबिनेट से हटा दिया गया। लेकिन उनका सियासी सफर यहीं खत्म नहीं हुआ। 1977 में मेनाकेम बेगिन के प्रधानमंत्री बनने के बाद दयान लिकुड की सरकार में विदेश मंत्री बन गए। ये बात बहुत से लोगों को हैरान करने वाली थी, क्योंकि वो पहले लेबर पार्टी से जुड़े हुए थे। विदेश मंत्री के तौर पर दयान ने मिस्र और इजराइल के बीच ऐतिहासिक शांति संधि, जिसे कैंप डेविड समझौते के नाम से जाना जाता है, में अहम भूमिका निभाई। उनकी कूटनीतिक समझ और देशों के बीच संबंध बनाने की काबिलियत इस इलाके के इतिहास के इस महत्वपूर्ण पड़ाव को हासिल करने में बहुत काम आई। हालांकि विदेश मंत्री के उनके कार्यकाल में कुछ विवाद भी हुए। 1979 में उन्होंने अधिकृत वेस्ट बैंक पर इस्राएली संप्रभुता थोपने की प्रधानमंत्री की योजना का विरोध करते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। यह क्षेत्र उस समय कानूनी तौर पर जॉर्डन का हिस्सा था। इस इस्तीफे ने शांति के प्रति उनकी गहरी प्रतिबद्धता और इजराइल व फिलिस्तीन के बीच एक न्याय संगत और स्थायी समाधान की उनकी आकांक्षा को दर्शाया। दयान का राजनीतिक करियर उनके देश के लिए गहरे प्यार और उसकी सुरक्षा और खुशहाली के लिए उनकी प्रतिबद्धता से जुड़ा हुआ था। उनके साहसी और कभी-कभी विवादित फैसलों से इस्राएल के हितों के लिए उनके समर्पण का पता चलता था।
उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। फिर भी एक राजनेता और राजदूत के रूप में उनकी विरासत आज भी महत्वपूर्ण है। राजनीति छोड़ने के बाद मोशे दयान ने पुरातत्व में रुचि ली और राजनीति की दुनिया से अलग एक नया रास्ता चुना। हालांकि इजरायली समाज और संस्कृति पर उनका प्रभाव उनके राजनीतिक करियर के खत्म होने के बाद भी बना रहा। राजनीति के बाद दयान का करियर पुरातत्व और इजराइल की धरती के लिए उनके प्यार से जुड़ा हुआ था। उन्होंने खुद को इजराइल की समृद्ध ऐतिहासिक विरासत के अध्ययन और संरक्षण में लगा दिया और एक प्रसिद्ध शौकिया पुरातत्वविद बन गए। अनधिकृत और अवैज्ञानिक खुदाई के कारण विवादों के बावजूद प्राचीन वस्तुओं का दयान का निजी संग्रह इस बात का सबूत है कि उनका इस धरती और इसके इतिहास से गहरा नाता था। हालांकि उनकी जिंदगी का ये पहलू भी विवादों से अछूता नहीं था। उनके द्वारा चीजें हासिल करने के तरीके और उनके कामों की वैधता पर सवाल उठाए गए। कुछ लोगों का कहना है कि उनके संग्रह की कई चीजें गलत तरीकों से हासिल की गईं, जिनमें बिना इजाजत खुदाई करना और संदिग्ध स्रोतों से चीजें खरीदना शामिल है। आलोचकों का तर्क है कि दयान के कामों ने सांस्कृतिक विरासत की चोरी और अवैध कारोबार को बढ़ावा दिया। उनका मानना है कि बिना उचित दस्तावेजों के इन कलाकृतियों को हासिल करने से प्राचीन वस्तुओं की गैरकानूनी बिक्री को बढ़ावा मिला और सांस्कृतिक विरासत को बचाने की कोशिशों को नुकसान पहुंचा। दयान की मृत्यु के बाद के वर्षों में उनके संग्रह से जुड़े विवाद को सुलझाने की कोशिश की गई। कुछ कलाकृतियों को उनके मूल देशों को वापस कर दिया गया, जबकि अन्य को सार्वजनिक प्रदर्शन और शोध के लिए संग्रहालयों और संस्थानों को दे दिया गया। इन कार्यों का उद्देश्य दयान की चीजें इकट्ठा करने के तरीकों से जुड़ी नैतिक चिंताओं को दूर करना है। अपनी पुरातात्विक खोज के अलावा दयान ने साहित्य की दुनिया में भी योगदान दिया। 1976 में उन्होंने अपनी आत्मकथा डू स्टोरी ओन ऑफ माई लाइफ प्रकाशित की, जिसमें पाठकों को एक युवा सैनिक से एक सैन्य नेता और राजनेता बनने तक के उनके सफर के बारे में बताया। इस किताब ने उनके अनुभवों, विचारों और प्रेरणाओं को जानने का मौका दिया, जिससे पाठक इस महान व्यक्ति को और भी बेहतर तरीके से समझ सके। व्यक्तिगत जीवन और विरासत। दयान का प्रभाव इजरायली लोगों पर सिर्फ उनकी फौज और राजनीति के कामों तक सीमित नहीं था। वो लोगों के लिए हिम्मत और ताकत की मिसाल बन गए थे, जैसे वो खुद इस्राएल की जिंदा दिली दिखा रहे हों। उनकी आंख पर पट्टी उनकी कुर्बानी और अपने देश के लिए प्यार को दिखाती थी। ये देखकर ही लोगों को उनके हौसले की याद आ जाती थी। दयान की निजी जिंदगी और रिश्तों का भी लोगों पर असर हुआ। उनकी 36 साल तक रूथ दयान से शादी रही, जो 1971 में टूट गई। रूथ ने अपनी किताब ओनर डिड आई ड्रीम द ड्रीम में अपने रिश्ते की उलझनों के बारे में लिखा। दोनों के बीच मतभेद होने के बावजूद रूथ ये मानती थीं कि मोशे को यहूदी लोगों से बहुत प्यार था और वो इस्राएल की जमीन को लेकर पूरी तरह समर्पित थे। मोशे दयान के बच्चे भी उनके नक्शे कदम पर चले और उन्होंने भी इस्राएल के समाज में अपना योगदान दिया। उनकी बेटी याएल दयान एक जानी मानी नेता बनी और उन्होंने संसद में सेवा की तथा समाज में बराबरी और शांति की बात की। उनके बेटे अस्सी दयान एक अभिनेता और फिल्म बनाने वाले के रूप में सफल हुए और उन्होंने इस्राएली फिल्मों पर अपनी छाप छोड़ी। मोशे दयान का इस्राएली समाज और संस्कृति पर प्रभाव बिना विवादों के नहीं रहा। युद्ध के मैदान पर और उसके बाहर भी उनके कामों ने लोगों में बहस और आलोचना को जन्म दिया। हालांकि एक सैन्य नेता, राजनेता और संस्कृति के क्षेत्र में एक बड़े नाम के रूप में उनकी पहचान आज भी महत्वपूर्ण है। दयान का प्रभाव राजनीति से भी आगे बढ़ा। उन्होंने इस्राएली समाज पर एक गहरी छाप छोड़ी और इस्राएलियों की कई पीढ़ियों को अपनी परंपराओं को अपनाने और अपने देश की रक्षा करने के लिए प्रेरित किया। उनकी विरासत उस मजबूती, दृढ़ निश्चय और अटूट हौसले की याद दिलाती है जो इस्राएली लोगों की खासियत है। उनके साहसिक और कभी-कभी अलग राय वाले फैसलों ने इस्राएल के इतिहास को आकार दिया। कई युद्धों के दौरान उनकी अगुवाई और कैंप डेविड समझौते में उनकी अहम भूमिका ने दिखाया कि वो इस्राएल के लिए शांति और सुरक्षा के लिए कितने समर्पित थे। मोशे दयान का 16 अक्टूबर 1981 को तेल अवीव, इस्राएल में 66 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्हें नहलाल में दफनाया गया, वह गांव जहां उनका बचपन बीता था। आज मोशे दयान की याद इस्राएली ताकत और एकता के प्रतीक के रूप में जिंदा है। उनकी सैन्य उपलब्धियां, राजनीतिक करियर और संस्कृति में योगदान दुनिया भर के लोगों को प्रेरित और आकर्षित करते रहते हैं। उनका नाम हमेशा इस्राएल देश के शुरुआती सालों से जुड़ा रहेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो अपनी स्क्रीन पर कार्ड पर क्लिक करके इस तरह के और वीडियो देखें।